हेलो बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है। आपको एक टेबल कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये टेबल क्या है, सामने है आपके, कह रहे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। नाइट्रोजन एटम है, इसका आपको मास नंबर बताना है। तो ये तो नॉलेज बेस्ड है बेटा। नाइट्रोजन का मास नंबर मतलब आपको बताना है जेड एन ए, एन फॉर सिंबल ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन का सिंबल है, ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका मास नंबर है। ये नॉलेज बेस्ड है बेटा। एन के लिए जो जेड होता है मतलब एटॉमिक जो नंबर होता है उसका, वो होता है 7, और जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14। तो यहाँ पर मास नंबर आ जाएगा बेटा आपका जा करके 14, एटॉमिक नंबर आ जाएगा 7। अब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही आपके प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन कितने होगा इसके अंदर? इसके अंदर प्रोटॉन होगा बेटा 7। प्रोटॉन कितने हो गए? 7 प्रोटॉन हो गए। न्यूट्रॉन्स की बात कैसे आती है? न्यूट्रॉन्स निकलते हैं हमेशा a माइनस जेड से। फार्मूला आपको याद होगा, a माइनस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, वो 7 दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इलेक्ट्रॉन भी 7 है। सारी चीज़ कंप्लीट हो गई, क्लियर है। अगला केस देखो बेटा, कैल्शियम आयन है। कैल्शियम आयन का सिंबल क्या होगा? Ca+2। ये कैल्शियम आयन बनता है। वैसे कैल्शियम का सिंबल Ca, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर, यहाँ पर इसका मास नंबर। नॉलेज बेस्ड है। कैल्शियम का जो Z होता है एटॉमिक नंबर, वो होता है बेटा 20, और जो मास नंबर होता है वो होता है बेटा 40। क्लियर है। और अगर ये कैल्शियम आयन है मतलब Ca+2 है, तो ये कन्फर्म है यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गए, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्लियर है। तो अब मैं बात करता हूँ इसमें आगे। एटॉमिक नंबर तो इसका 20 है, बिल्कुल ठीक है, दे रखा है इसने एटॉमिक नंबर 20, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसके बाद मास नंबर कितना हो गया? 40। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा बेटा? 40 लिख दूंगा। एक काम ये खत्म हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसी को नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। एटॉमिक नंबर को ही नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। तो ये कितने हो गए आपके जा करके? ये हो गए आपके 20। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की बारी आती है। अगर ये न्यूट्रल होता, अगर कैल्शियम आयन ना होकर के ये कैल्शियम होता, तो इसमें जितने प्रोटॉन होते उतने ही इलेक्ट्रॉन होते, तो ये आपकी वैल्यू आती 20। कितनी आ जाती? 20, अगर ये न्यूट्रल होता तो। लेकिन Ca+2 है, तो +2 बनने का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए होंगे। तो अब ये 20 ना होकर के कितने बचे? अब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 18 इलेक्ट्रॉन्स। मैं फिर बता देता हूँ, अगर ये न्यूट्रल होता तो इसके पास 20 प्रोटॉन है तो 20 इलेक्ट्रॉन होते। लेकिन ये Ca+2 है, तो Ca+2 बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़े होंगे। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो बचे कितने? 18 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये इसका आंसर बनेगा। अगला केस देखो बेटा, ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है। ऑक्सीजन का एटम का सिंबल ये हो गया, इसका एटॉमिक नंबर ये हो गया, इसका मास नंबर ये हो गया। क्लियर है। अब ये नॉलेज की बात है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, और मास नंबर कितना होता है? 16 होता है। ये आपकी नॉलेज पे बेस्ड है, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? जितने जेड होते हैं वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाते हैं। तो प्रोटॉन की जगह क्या लिख दूंगा? 8। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होता है बेटा a माइनस जेड। तो a कितना है आपका? 16, और z कितना है? 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? 8 हो जाएंगे। ये भी काम खत्म हो गया। अब बारी आई इलेक्ट्रॉन की। तो क्योंकि ये न्यूट्रल है, ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसके पास जितने प्रोटॉन है इसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका? 8 आ जाएगा। गॉट द आइडिया। अगला है आपका ब्रोमाइड आयन। क्या है बेटा? ब्रोमाइड आयन। तो ब्रोमाइड आयन क्या होता है बताता हूँ आपको। Br निगेटिव को हम बोलते हैं ब्रोमाइड आयन। क्लियर है। अब इसका सिंपल अगर मैं बिना चार्ज वाला एटम लिखूं तो ये इसका सिंबल होगा, ये इसका एटॉमिक नंबर, और ये इसका मास नंबर। क्लियर है। अब आप एक चीज़ देखो बेटा, इस ब्रोमाइड आयन में इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं? 36 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 36। ये दिखाई दे रहा है। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 36 दे रखे हैं। तो 36 तब है ये जब इसके ओरिजिनल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। जो आपका बी आर रहा होगा उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, तब जाकर ये बी आर निगेटिव में आया होगा। क्लियर है। इसका मतलब है इसके जो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे? इसके न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, ये 36 दिए हुए ना इस केस में। ब्रोमाइड आयन के केस में 36 दे रखे हैं। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 36। अगर इसमें से मैं एक माइनस कर दूं
क्या कर दूं, 1 माइनस कर दूं, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं पहुँच जाऊँगा इस वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन थे। तो मुझे पता चल गया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 35 इलेक्ट्रॉन थे। क्लियर है। इसका मतलब है जब ये न्यूट्रल था तो इसके पास 35 इलेक्ट्रॉन थे। और एक बात बताओ, जब न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही, 35 के। तो मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 35 लिख दूंगा। अब जितने प्रोटॉन होते हैं बेटा उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो आप जेड की जगह क्या लिख देंगे, 35 लिख देंगे। तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 आ जाएगी। अब मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है बेटा आपका जाकर के ए, और ए इज इक्वल टू होता है आपका जाकर के प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है आपके 35 और न्यूट्रॉन कितने दे रखे थे, 45। दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो आपका जो मास नंबर है वो कितना आ रहा है, आपका मास नंबर 80 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 80 आ जाएगी। एक एक चीज़ मैंने बता दी। अगर ये बी आर निगेटिव है तो इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता चला, ये दे रखा था, ये रहा। अब बी आर निगेटिव बना कैसे होगा, जब बी आर ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो ये बी आर निगेटिव बना होगा, तो इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 36 में से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दूं तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं पहुँच जाऊँगा आपके बी आर पर, मतलब न्यूट्रल एटम पे पहुँच जाऊँगा। तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 35। तो जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। गॉट द आइडिया। दोनों चीज़ें सेम होती हैं, इसीलिए इसके पास कितने प्रोटॉन आ जाएंगे, 35। अब प्रोटॉन पता चल गया तो आपको एटॉमिक नंबर पता चल गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो वो भी 35 आ जाएगा। अब बारी आई आपकी एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन स्पेसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये हैं बेटा 18। प्रोटॉन कितने हैं, ये हैं बेटा 16। न्यूट्रॉन कितने हैं, ये भी हैं बेटा 16। तो कह रहा है असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पेसीज। तो कोई भी स्पेसीज है, मुझे नहीं मालूम है क्या है, मैंने मान ली वो क्या है, एक्स है। तो मुझे जेड निकालना है और ए निकालना है। क्लियर है। अब ज़रा दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन आपके प्रोटॉन से ज़्यादा हैं, तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर ZXA लिखना चाहूँगा तो कैसे आएगा, ये आ जाएगा Z की जगह मैं क्या वैल्यू ले लूँगा, Z की जगह तो ले लूँगा बेटा मैं 16, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मास की जगह क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख लूँगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये आ जाएगा आपका 16 + 16 दैट इज़ 32, ये आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसका मतलब ये अपने न्यूट्रल फॉर्म में नहीं है, ये आयनिक फॉर्म में है। तो अगर ये आयनिक फॉर्म में है तो क्या करूँगा बेटा, आयनिक फॉर्म में होने की वजह से मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड कर दूंगा। तो ये जो भी स्पेसीज है ये x ना होकर के x-2 बन के आएगी। इसके ऊपर चार्ज कितना रहा होगा, -2 का चार्ज रहा होगा, तो ये बन के आएगी। अब क्योंकि ये 16 एटॉमिक नंबर है तो ये सल्फ़र का होता है बेटा। तो बेसिकली x क्या है अपने आप में, ये सल्फ़र है और आयनिक फॉर्म में S-2। गॉट द आइडिया। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हायर आइसोटोप ऑफ नियॉन विच हैज़ एटॉमिक मास 20.2 एंड द आइसोटोप्स हैव द मास नंबर 20 एंड 22। देखो बेटा, ये कह रहा है कि जो नियॉन का आइसोटोप बना है उसमें परसेंटेज आपको निकालना है। एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक मास दे रखे हैं आइसोटोप्स के वो 20 और 22 हैं। ये दो चीज़ें इसने दे रखी है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो हायर आइसोटोप है, जो हायर आइसोटोप मतलब जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो 22 वाला जो है आपका जो नियॉन है वो कितना है बेटा, वो मैंने मान लिया x% है। तो जो 20 वाला नियॉन होगा वो कितने % हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जा करके 100 - x% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर होगी बात। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, एवरेज एटॉमिक मास ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे बताता हूँ आपको। आप क्या करो, दोनों के मासेस निकाल लो। अगर x% है तो 22 का x% आप कैलकुलेट कर लो। क्लियर है। 22 का x% आप कैलकुलेट कर लो, प्लस यहाँ क्या करोगे 20 का कितने %, 100 - x% कैलकुलेट कर लो डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है, इतने % आ गया। क्लियर होगी बात। ये इसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये चीज़ इसकी एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगी।
तो इसको क्या करोगे, एवरेज एटॉमिक मास आपका क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 20.2, ये एवरेज है। तो ये है बेटा आपका जाकर के 20.2, दैट इज इक्वल टू ये आएगा आपका 22x/100 और प्लस 20 मल्टीप्लाई 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करके आप x की परसेंटेज निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो बेटा, x की परसेंटेज निकाल सकते हो। ठीक है, तो x की परसेंटेज आपको पता चल जाएगी, यही पूछ रहा था ये। क्लियर है, सिर्फ आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी, x की वैल्यू। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। मैं फिर बता देता हूँ, नियॉन था, इसके दो आइसोटोप थे। एक था बेटा कौन सा 22 वाला और दूसरा कौन सा था 20 वाला। मैंने मान लिया 22 वाला कितना है x% है उसके अंदर, और 20 वाला कितना है 100 माइनस x% है। तो 22 का x% कैलकुलेट किया और 20 वाले का मैंने कितना परसेंटेज किया 100 माइनस x% निकाला। दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। वो क्वेश्चन ने दे रखा था 20.2, तो इसको सॉल्व करके आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आपका परसेंटेज होगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, ये कहता है न्यूट्रॉन्स कैन बी फाउंड इन ऑल एटॉमिक न्यूक्लियाई एक्सेप्ट इन वन केस। एक केस ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं मिलता। तो कह रहा है विच इज़ दिस एटॉमिक न्यूक्लियस, आपको बताना वो कौन सा एटॉमिक न्यूक्लियस है जिसमें ये नहीं पाया जाता, एंड व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ, और इसमें और क्या क्या मिलता है आपको ये चीज़ें बतानी है। देखो बेटा, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसका फार्मूला होता है 1H1। क्लियर है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक मास है। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू होता है a माइनस जेड। a कितना 1, z कितना 1, तो आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। क्लियर होगी बात, आंसर कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा। मतलब हाइड्रोजन एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें आपको नाइट्रोजन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये है आपके सामने, कहता है हाउ मैनी न्यूक्लियॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ नोबेलियम। तो कह रहा है कितने न्यूक्लियॉन्स इसके अंदर है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब बता देता हूँ, ये अलग वर्ड आ गया अभी आपके सामने। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो भी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। गॉट द आइडिया। तो इसमें क्या आएगा आपका, मैं बताता हूँ। इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन निकालना चाहते हैं तो ये आपका लिखा हुआ है 102 नोबेलियम 254, ये लिखा हुआ है। तो ये चीज़ किसकी जगह है, ये है आपकी एटॉमिक मास की जगह, और ये किसकी जगह है, एटॉमिक नंबर की जगह। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, दैट इज़ 102। एक काम तो ये हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आएंगे बेटा, a माइनस जेड से आएंगे। तो a कितना है आपका, a आया आपका 254 माइनस 102, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 में से 2 2 और 5 में से 0 5 और 2 में से 1 1, ये आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए, न्यूक्लियॉन्स आपके जा करके हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने थे 102, न्यूट्रॉन कितने 152। ठीक है, ये न्यूट्रॉन है और ये आपके प्रोटॉन है, तो इनको ऐड कर दो, आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिल जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, हाउ मैनी न्यूक्लियॉन्स में बी कंसीडर्ड एज न्यूट्रॉन्स। इसमें कह रहा है न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो न्यूट्रॉन्स तो आपके बेटा ये रहे 152 न्यूट्रॉन्स हैं। तो जो अगला पार्ट था ना आपका जिसमें ये पूछ रहा था बताओ जो टोटल न्यूक्लियॉन्स हैं उसमें न्यूट्रॉन कितने, तो न्यूक्लियॉन्स तो आपके ये आ गए, ये न्यूक्लियॉन्स हैं जो न्यूक्लियस में रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन उसमें से इसने पूछा कि बताओ न्यूट्रॉन कितने, तो न्यूट्रॉन आपके 152 हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है, पहला क्वेश्चन है इसका, सोडियम का एटम है, ध्यान रखना सोडियम का एटम है, तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ZNA कैपिटल A, इसका Z कितना होता है 11, इसका A कितना होता है बेटा 23। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास नंबर में 23 आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये चीज़ आपकी किसके इक्वल होती है, प्रोटॉन, और अगर ये न्यूट्रल है तो इसके इलेक्ट्रॉन भी इसी के इक्वल होंगे, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने आ जाएंगे 11। गॉट द आइडिया। अब अगला जो केस है वो है एल्यूमिनियम आयन का। तो एल्यूमिनियम आयन क्या होता है बेटा, Al+3 होता है। जब ये आयन फॉर्म में होता है तो Al+3 बनता है। अब इसका जो पेरेंट एटम है वो है Al, इसका Z और इसका A नॉलेज बेस्ड है। इसका A होता है बेटा 27 और इसका Z होता है बेटा 13, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अब एल्यूमिनियम आयन का एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, तो एटॉमिक नंबर तो बेटा 13 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई। फिर आगे इसने पूछा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे हैं, तो जो Z होता है वही आपका P होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके कितने आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे। इसके बाद इसने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, ये होता है A माइनस Z, तो A कितना है जा करके 27 और Z कितना है बेटा 13, तो आपका आंसर कितना आएगा 14, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14। गॉट द आइडिया। अगला केस है बेटा क्लोराइड आयन का। क्लोराइड आयन का मतलब Cl निगेटिव की बात पूछ रहा है। Cl निगेटिव का जो पेरेंट एटम रहा होगा क्लोरीन रहा होगा, ये इसका Z और ये इसका A। इसका Z नॉलेज बेस्ड है 17 होता है और इसका A नॉलेज बेस्ड है, दे रखा है इसने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। अभी बात कर लेते हैं इसकी सारी। अगर ये क्लोराइड आयन है और इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बना कैसे होगा, ये बेटा बना होगा आपका जा करके जो आपका क्लोरीन है उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा और Cl निगेटिव बनाया होगा। अब इसके अंदर इसने कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 18, तो Cl में कितने रहे होंगे, इससे एक कम रहा होगा कि नहीं। अरे Cl के ऊपर निगेटिव कब आया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो 18 इलेक्ट्रॉन अगर Cl निगेटिव में है तो Cl में कितने थे 17, कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके 17 इलेक्ट्रॉन थे न्यूट्रल में। क्लियर होगी बात, तो 17 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछता है तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 18 है, Cl निगेटिव में 18 है, तो इसके Cl में कितने इलेक्ट्रॉन थे 17 थे, तो प्रोटॉन भी इतने ही हो जाएंगे, प्रोटॉन भी आपके कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या होता है Z, तो एटॉमिक नंबर तो आ जाएगा बेटा क्लोराइड आयन का क्या 17, इसमें कोई दिक्कत है। एटॉमिक नंबर तो 100% कितना आएगा आपका 17 आएगा, यहाँ पर 17 ही आना है। क्लियर है। अब इसका मास नंबर कह रहा है, मास नंबर बताओ, तो मास नंबर क्या होता है बेटा, मास नंबर बताता हूँ आपको। इसका मास नंबर मतलब यहाँ पर क्या वैल्यू आए, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने हैं 17 और न्यूट्रॉन इसने दे रखे हैं क्या, न्यूट्रॉन के बारे में कुछ देता है, न्यूट्रॉन दे दिए 18, न्यूट्रॉन कितने दे रखे हैं 18 दे रखे हैं, ये देखो न्यूट्रॉन 18 है, तो 17 प्लस 18 मतलब 35, तो इसका मास नंबर कितना आ जाएगा बेटा 35 आ जाएगा। ये भी काम खत्म हो गया। अब बारी आई किसकी, नंबर ऑफ प्रोटॉन की। प्रोटॉन आपके कितने आएंगे, प्रोटॉन आपके 17 आएंगे, ये रहे, ये आपके प्रोटॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा फर्क हमेशा इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें कितना दिया था, हमें दिया था Cl निगेटिव के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, कहाँ दिए हुए थे, ये दिए हुए थे 18 इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो मैंने यहाँ से इसके पेरेंट के अंदर निकाल लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने एक माइनस कर दिया, क्योंकि Cl निगेटिव बना कैसे होगा, Cl निगेटिव बना होगा आपका जा करके एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के Cl निगेटिव बना होगा, तो Cl नेगेटिव में 18 इलेक्ट्रॉन है तो Cl में 17 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तो न्यूट्रल में 17 रहे होंगे, तो न्यूट्रल में 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 प्रोटॉन है, तो वही उसका एटॉमिक नंबर है। फिर सारी बातें हमने वहाँ से कर ली। गॉट द आइडिया। अब बेटा आगे बात करेंगे फास्फोरस एटम की। किसकी बात करेंगे, फास्फोरस एटम की। तो Z फास्फोरस का सिंबल A, P सॉरी, और एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास हो गया इसका A। ठीक है, नॉलेज बेस्ड है। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 15 होता है और जो एटॉमिक मास होता है वो बेटा 31 होता है। कितना होता है 31। क्लियर होगी बात, ये चीज़ होती है, याद रखना है आपको, ये 31 होता है इसका एटॉमिक मास। दे भी रखा है वैसे 31 दे रखा है। ठीक है, आगे देखो, इसने पूछा एटॉमिक नंबर, तो यहाँ मैं फॉरन आंसर क्या दूंगा इसका 15 दूंगा, काम खत्म हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछें, जितना ये एटॉमिक नंबर होता है इतने ही प्रोटॉन होंगे और इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 15। इसके बाद नंबर आया बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलते हैं A माइनस Z से। A कितना है 31 और Z कितना है 15, तो आंसर कितना आएगा आपका 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी आपकी 16 आ जाएगी। गॉट द आइडिया। नेक्स्ट देखो बेटा क्यूप्रस आयन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है क्यूप्रिक आयन, ये होता है Cu+2 में, और एक होता है क्यूप्रस Cu+1 में। ये क्यूप्रिक है, जब चार्ज ज़्यादा हो तो क्यूप्रिक बोलते हैं और चार्ज जब कम हो तो क्यूप्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूप्रस। तो ये क्यूप्रस आयन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज होता है। तो अगर इसके पेरेंट की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, पेरेंट की, तो यहाँ लिखेंगे कॉपर। क्या लिखेंगे, कॉपर लिखेंगे। क्लियर है। अब आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या होता है। ये Z, ये कॉपर और ये हो गया आपका A। इसका Z कितना होता है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 29। इसका मतलब अगर ये
29 है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ जाएंगे, 29 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब है 29, तो एटॉमिक नंबर भी 29। और नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो बेटा कहाँ है, ये रहे नंबर ऑफ प्रोटॉन पे टेबल में, यहाँ पर भी कितना लिख दूंगा, 29। क्लियर है। अब जरा दिमाग लगाओ, इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 28, बिल्कुल ठीक है। अब मास नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है बेटा, मास नंबर होता है आपका जाकर के A, और ये कैसे निकलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं 29, न्यूट्रॉन कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, देखो ये दे रखे हैं 35, ये दे रखे हैं ना 35, तो प्लस 35, तो ये आंसर आ जाएगा आपका जाकर के 64। कितना आ जाएगा बेटा, 64। इसका एटॉमिक मास आ जाएगा 64। गॉट द आइडिया। इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने कह रहा है कि ये टेबल फिल करो आप। ऑक्सीजन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का सिंबल बेटा O, इसका एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास A। ये हमें पता होना चाहिए, Z इसका 8 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। जितना Z है उतने ही प्रोटॉन है, उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर है। तो पहला जो इसका पार्ट है वो है एटॉमिक मास। आपको मास नंबर बताना है, तो मास नंबर की जगह क्या लिख दूंगा, 16। एटॉमिक नंबर की जगह क्या लिख दूंगा, 8। प्रोटॉन तो 8 दे रखे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। काम खत्म हो गया बेटा। क्लियर हो गई बात। सारा डाटा आपको यहीं से मिलता है। ठीक है। अगला जो केस है आपका वो है सोडियम आयन का। सोडियम आयन कैसे बनता है, Na पॉजिटिव। कैसे बना होगा, जब Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो Na पॉजिटिव बना होगा। क्लियर है। अब इसका पेरेंट कैसे बनता है, Na, यहाँ Z, यहाँ पर A। ठीक है। Na का जो Z होता है वो होता है बेटा 11, और जो इसका A होता है वो कितना होता है, 23, ये होता है बेटा। ठीक है। अब देखो जरा, इसने दिया है मास नंबर 23, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक नंबर, यही इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कितना आएगा इसका, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, देखो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। अगर ये न्यूट्रल होता तो यही इसके इलेक्ट्रॉन हो जाते, समझ गए। तो अगर ये न्यूट्रल होता तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते 11। जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते, उतने इलेक्ट्रॉन होते, न्यूट्रल होता तो। लेकिन ये तो Na पॉजिटिव है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। तो Na पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने, होते थे 11, एक लूज कर दिया तो बचे कितने, 10 ही तो बचे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। अब बारी आती है किसकी, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का फार्मूला क्या होता है, A-Z। तो A कितना होता है बेटा, सोडियम का 23, और Z कितना 11, तो आपका आंसर क्या आएगा, 12। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आगे है ब्रोमीन। ब्रोमीन का मतलब Br, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर और यहाँ एटॉमिक मास। क्लियर है। तो देखो बेटा इसने क्या क्या दे रखा है, इसने इसके अंदर टोटल 35 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 35 इलेक्ट्रॉन। तो यही इसके एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन है उतना एटॉमिक नंबर और उतने ही प्रोटॉन आ जाएंगे। न्यूट्रल का केस है ना, सिर्फ ब्रोमीन कह रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर इस केस में सेम मिलेंगे। तो आपका एटॉमिक नंबर कितना आएगा बेटा, 35 आएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन 35 आएंगे। ठीक है। अब बारी किसकी आती है, मास नंबर की। तो मास नंबर क्या होता है, दैट इज A, और इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन कितने दे रखे हैं क्वेश्चन ने, 45। ये देखिए यहाँ दे रखे हैं 45। ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 35। तो आपका आंसर आएगा 80। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 80 लिख दूंगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन दिस। तो ये दिया हुआ है बेटा 13 Al और कितना 27, और पूछ रहा है Al+3 के अंदर पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है, Al+3 में। तो सबसे पहली चीज़ पूछी नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये बेटा होता है आपका Z, और यही चीज़ किसके इक्वल होती है, प्रोटॉन के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आ गए आपके 13। तो प्रोटॉन कितने लिख दोगे आप, डायरेक्ट 13 लिख दोगे। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अब जरा दिमाग लगाओ, अगर ये न्यूट्रल होता, एल्यूमिनियम न्यूट्रल होता, तो इसके पास जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते। तो ये होते आपके पास 13। लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है, ये क्या है, ये आपका Al+3। इसका मतलब है इसने जो है 13 में से अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तभी तो +3 का चार्ज आया। अरे Al+3 बना कैसे होगा, Al ने अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे और किस में कन्वर्ट हो गया होगा, Al+3 में कन्वर्ट हो गया होगा। इसका मतलब है Al के पास इलेक्ट्रॉन थे कितने, 13। इसने लूज कितने किए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। 13 इलेक्ट्रॉन में 3 लूज कर देगा तो बचेंगे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेंगे।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी तो क्या लिख दोगे आप, 10 लिख दोगे, काम खत्म हो गया। आगे पूछा है इसने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स निकालने का फार्मूला होता है बेटा A माइनस जेड। ए कितने हैं 27 और z कितना है 13, तो आंसर क्या आएगा 14। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 14 आ जाएंगे। गॉट द आइडिया, सारी चीज़ समझ में आ गई, वेरी गुड। अगला केस देखो बेटा 8O52 आइसोटोप दे रखा ऑक्सीजन का, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। O सिंबल हो गया ऑक्सीजन का, ये Z इसका कितना दे रखा है 8 दे रखा है, और जो A है इसका 15 दे रखा है। आइसोटोप है बेटा ऑक्सीजन का, अदरवाइज 15 की जगह 16 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ है। तो O-2 को हमें डील करना है। O-2 का मतलब ये बना कैसे होगा बता देता हूँ आपको। जब O ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे तो O-2 बना होगा, ठीक है। तो O के पास इलेक्ट्रॉन होते कितने, अगर न्यूट्रल होता तो O के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते और 2 इसने और ले लिए, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन हो कितने का इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब O-2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले इसने पूछा नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो बेटा Z के इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये कितने हो गए 8 हो गए, एक काम खत्म। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है, कितने आ गए ये 10 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास। O-2 के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अब बारी आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं A माइनस जेड से। A कितना है इसका 15 और Z कितना है 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7 न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। गॉट द आइडिया, तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब बेटा हमारे सामने टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसा कि नाम लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, दोनों चीज़ें होंगी। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो सबसे पहले तो आप ये वर्ड जो फील्ड है इसको ठीक से समझ लो, फील्ड क्या चीज़ होती है। फील्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के आसपास की सराउंडिंग, उसके आसपास का जो स्पेस है उसको हम फील्ड बोलते हैं। जैसे आपकी किसी भी फेमस पर्सनैलिटी की अपनी फील्ड होती है, ठीक है। जैसे मान लो नॉर्मली आप अपने आप को लगा लो, अगर आप अपनी फील्ड जानना चाहते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 गांव में लोग जानते होंगे, ठीक है, या जो भी आपका मोहल्ला है जहाँ भी आप रह रहे हो उसके आसपास के कुछ लोग आपको जानते होंगे। अगर आप जहाँ भी रह रहे हो आपको उससे कम से कम 500 किलोमीटर दूर आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोई कोशिश करेगा तो उसको बहुत मुश्किल बात है कोई इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मिलेगी, क्योंकि वो आपकी फील्ड ही नहीं है, ठीक है। तो आपकी फील्ड थोड़ी सी कम होगी अगर फेमस पर्सनैलिटी नहीं हो तो, समझ में आ गया। लेकिन अगर फेमस पर्सनैलिटी हो, जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई पूछेगा तो मेरे हिसाब से तो पूरे इंडिया में ज़्यादातर लोग बता देंगे कि हाँ भाई प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की फील्ड क्या होगी पूरा का पूरा कंट्री हो गई। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करोगे तो उसके स्टेट में ज़्यादातर लोग बता देंगे हाँ भाई हमारा चीफ मिनिस्टर ये है, तो उस चीफ मिनिस्टर की फील्ड क्या हो गई वो स्टेट हो गई, या एक आध स्टेट और हो सकते हैं अगर वो बहुत फेमस चीफ मिनिस्टर है या बड़ी पर्सनैलिटी है। या कोई एक्ट्रेस हो गई या एक्टर हो गया, उसकी फील्ड जैसे मान लो कोई शाहरुख खान लगा लो या आमिर खान लगा लो, इस तरह का कोई फेमस पर्सनैलिटी है, उसके बारे में अगर आप पूरी इंडिया में बात करोगे तो ज़्यादातर लोग बता देंगे कि हाँ भाई ये इसको हम जानते हैं, क्योंकि उसकी फील्ड बड़ी है। समझ में आ गया। तो ये तो मैंने एक जो नॉर्मल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि फील्ड क्या होती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, उसके चारों तरफ का एरिया, उसके चारों तरफ का स्पेस, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ का स्पेस जहाँ पर आप इसके इफ़ेक्ट को महसूस कर सको, जहाँ पर आप इसके इफ़ेक्ट को महसूस कर सको उसे क्या कहेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कहेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया। ये छोटी भी हो सकती है, ये बड़ी भी हो सकती है, ये और छोटी भी हो सकती है। समझ आया कि नहीं आया। तो फील्ड कैसी भी हो सकती है, डिपेंड करता है चार्ज कैसा है। क्लियर है। इसी तरह से निगेटिव चार्ज के लिए भी हो सकता है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ निगेटिव चार्ज। अब बारी आती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड आपको बताता हूँ क्या चीज़ होती है। आपने मैग्नेट अपनी लाइफ में देखा होगा, मैग्नेट कुछ ये बार मैग्नेट है, आपने शायद लाइफ में देखा हो, ये नॉर्थ साइड होता है और ये इसका साउथ साइड होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसकी भी अपनी फील्ड होती है बेटा, समझ गए, इसकी भी अपनी फील्ड होती है। ये आपकी इस तरह से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कितना पावरफुल ये आपका मैग्नेट है। इसके चारों तरफ की फील्ड जिसमें किसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले मटेरियल को लाओगे तो उस पर ये अपना इफेक्ट डालेगा, या तो उसे अट्रैक्ट करेगा या उसे रिपेल करेगा। समझ गए, इसको बोलते हैं इसकी फील्ड। क्लियर होगी बात। तो मैंने आपको आज सिर्फ इसमें यह बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं।
और जब किसी स्पेस में दोनों फील्ड एक साथ चलती हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसी फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एक ऐसा स्पेस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, मतलब दोनों के असर देखने को मिल रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अब हम देखते हैं उसमें आगे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या चीज़ होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल करूँगा। गॉट द आइडिया? थैंक यू।